प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी का मीक माई करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आप सभी प्रेजेंट टाइम में टेट, सुपर टेट और सी टेट की होने वाली परीक्षाओं की क्लासेस में हैं। जो वर्तमान समय में परीक्षाएं होने वाली है, टेट की हुई, सुपर टेट की और सी टेट की, उन्हीं पाठ्यक्रमों पे चर्चा हो रही है। उन्हीं के स्तर के प्रश्नों की चर्चा हम इन क्लासेस में कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में मैंने आप सबके सामने वर्गों के योग से रिलेटेड बातें की थी। वर्गों के योग से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चाएं आपके साथ कही थी। आज मैं थोड़ा सा हल्की सी चर्चा आपको घनों का योग का करूंगा। उसके बाद मैं सेशन आगे भी आपको बढ़ाऊंगा। तो आइए, आज की क्लास की शुरुआत जो हम लोग करते हैं वह घनों के योग से होती है ना। आपका एक जो सेक्शन पूछा जाएगा, आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं पहले पॉइंट की चर्चा आप सबसे यही करना चाहूंगा और वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको जो समझना है वो ये है, आप सभी लोग घनों के युग से रिलेटेड प्रश्न पढ़ेंगे। तो घनों के युग से रिलेटेड सेक्शन जो होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि प्रथम एन क्रमागत प्रथम एन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। किसका? घनों का योग। तो मेरे भाई, अगर हम घनों के योग के बारे में चर्चा करें कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, घनों के योग के बारे में जानना चाहें तो आप लोगों को बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्टुअल फॉर्मूला आपको याद रखना होगा और वो होगा आपका n+1 है ना बाई 2 का होल स्क्वायर। n+1/2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपको प्रथम एन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो प्रथम एन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग की अगर बात की जाए तो होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। इसे कहते हैं प्रथम एन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n+1/2। अगर यही बात हमसे ये कह दिया जाए लॉजिक से ही कि ठीक है भाई, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम एन क्रमागत है ना प्रथम एन क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योग, है ना, सम संख्या के घनों का योग। अब यहां पे आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अब सम संख्याओं के घनों के योग के बारे में चर्चा हो गई, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी सम संख्या की अगर बात की जाएगी तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो होता है 2n², है ना। देखिए, ध्यान से समझने वाली बात है, 2n², n+1 का होल स्क्वायर। ये बात हमने क्लास में कल जाते जाते आपसे डिस्कशन किया था, है ना। लास्ट में कल की क्लास में हमने आपसे ये डिस्कशन किया था, है ना। आज भी उस बात को लिखते हैं और उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। कैसे क्वेश्चंस आपके मिलेंगे, ये बात की चर्चा मैं आप सबसे करने चल रहा हूं। जैसे ये पॉइंट भी आपको हमने चर्चा दिया था, कहा था प्रथम एन क्रमागत है ना प्राकृतिक विषम संख्याओं का, प्रथम एन क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं का, किसका भैया? विषम संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, प्राकृतिक विषम संख्याओं के घनों का योग। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि ठीक है, विषम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो आप टेक्निकली समझ रहे हो मेरे भाई कि विषम संख्याओं के जो घनों का योग आपके साथ चलेगा, विषम संख्याओं के जो घनों का योग होगा वह क्या होगा। तो विषम संख्याओं के घनों का योग जो मैं लेके चलूंगा आप सब के साथ, वह होगा n², 2n² -1। क्या होगा? n², 2n² -1। आइए, इसी पे आधारित आज प्रश्नों की चर्चा हम आपसे करते हैं।
जैसे एग्जामिनर के पास जो प्रश्न आया वह क्या आ सकता है, आपसे कहेगा प्रथम 10, क्या कह देगा, प्रथम 10 प्राकृतिक, ये ध्यान रखिएगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के जो घनों का योग होगा वह क्या होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग के बारे में अगर चर्चा की जाए कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे लिखोगे 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर, 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर, 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर। जैसे हम 2 से कटाएंगे तो 5 बनेगा, 2 से कटाएंगे 5 बनेगा, 11 पचे कितना हो गया 55, और 55 का स्क्वायर कर दीजिए जो कि होगा 30-25। आपने कहा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो वैल्यू बनाएगा आपके लिए कितना, तो 30-25, और आपको इस डेटा को काम करना पड़ेगा। जो वैल्यू बनेगी वह कितनी बनेगी आप सबके लिए 30-25। इसी तरह ऐसा भी कह सकता है प्रश्न आपसे, एग्जामिनर क्या कहेगा भाई, देखिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल व केवल आप जो है n के स्थान पे उस वैल्यू को रख दीजिए। तो n जो आपके पास है वह 10 है, तो 10 इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, यही बात हमने कही थी। तो n के स्थान पे हमने 10 रखा, 10 × 11/2 का होल स्क्वायर, और आपके सामने मौजूद है, ये बना कितना 30-25। इसी तरह मैंने आपसे एक और बात कही, और वो बात क्या है ध्यान दीजिएगा। आपसे मैंने कहा प्रथम या प्रथम न लिख के क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है, वो क्या कह सकता है, 1 से 15 तक की, 1 से 15 तक की प्राकृतिक, ध्यान दीजिएगा 1 से 15 तक की प्राकृतिक है ना संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये बात ध्यान रखिएगा, 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको करना क्या है, यहां पे आप 15 लिख लीजिए, 15 इंटू 16/2 का होल स्क्वायर, 15 इंटू 16/2 का होल स्क्वायर। आप लॉजिक से देखिए, 2 से कटाएंगे क्या मिलेगा 8, 15 बाटे 120, और आप 120 का स्क्वायर कर दीजिए, आप 120 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर होता है 144, और उसी पे 00 हो जाएगा। मतलब एकदम नॉर्मल क्वेश्चन बिहेव करना है, कोई भी हड़बड़ी की बात नहीं है, और बिना हड़बड़ी के आप उस सेक्शन को सॉल्व करोगे, और बहुत कुछ करने की आवश्यकता आपको यहां नहीं है। इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे, इस लेवल की बात होगी, और इसी से चीजें आसानी से बनेंगी। ठीक है, और भी क्वेश्चंस आपके मिलेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए, अब मैं चर्चा करना चाहता था, जैसे कल भी हमने आपसे ये बात कही थी, आज फिर से मैं वो बात आपसे कहना चाहूंगा। एक सेक्शन आपके एग्जामिनेशन में आता है, और वो होता है रिलेटेड आपके स्थानीय मान और जातीय मान। क्या मेरे भाइयों, स्थानीय मान और जातीय मान, तो हम तो उसके बारे में चर्चा करेंगे ही, उसके पहले आपके एग्जाम की थोड़ी सी और कुछ बातों की मैं चर्चा कर लूंगा। आपके एग्जाम में ये भी सेक्शंस पूछे जाते हैं, उनकी मैं चर्चा करूंगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे कहा जाए, आपसे अगर बात कही जाए, थोड़ा सा नॉर्मल इफेक्ट में स्थानीय मान और जातीय मान पे आऊंगा, लेकिन आपसे मैं एक बात कहूं तो एक सेक्शन आपसे पूछा जाता है आप लोगों से, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना मेरे भाई। अगर आपसे योगात्मक प्रतिलोम के बारे में कह दिया, और एक सेक्शन आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और वो होता है, मैं क्वेश्चन के साथ जब प्रैक्टिस पेपर लेके आऊंगा आपके साथ नंबर सिस्टम का, तो मैं इन सबके एक एक क्वेश्चन जब क्वेश्चन कराऊंगा तो सबकी थियरी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि थ्योरेटिकल बातें हमने कही थी आपसे। एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो मेरे भाई, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, यह जानना जरूरी है। डेफिनेशन
तो बहुत ज्यादा यहाँ पे वो नहीं है। अगर इसकी परिभाषा आप जानना चाहती हो कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो देखिए ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने से जिनका योगफल शून्य प्राप्त हो, उन्हें क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है, मतलब कहते हैं या कहलाती है। ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल क्या हो, 0 प्राप्त हो, उसे हम योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे आप लोग देखते होंगे जब योगात्मक प्रतिलोम की बात होती है तो सिंबल को बदल दिया जाता है। इसका पीछे रीजन यही होता है, अगर कोई संख्या a है और उसका योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जा रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर संख्या पहली संख्या a है, यदि गई संख्या a है और उसका योगात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जाएगा तो आपसे मैंने कहा कि योगफल 0 होना चाहिए, तो दूसरी संख्या को -a ही रखना पड़ेगा। तो आपको इस बात को मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना के, डिफिनेशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे परिभाषा लिख डालता हूँ जिसे जानने में बहुत आसानी होगी, है ना। जब दो संख्याओं का, ध्यान दीजिएगा, जब दो संख्याओं का योगफल, ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, योगफल का मान या योगफल शून्य हो, जब दो संख्याओं का योगफल क्या हो, शून्य हो तो उन्हें योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। उन्हें योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। अगर हिंदी लिखते समय कुछ गलती हो जा रही होगी मेरे भाई, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि गणित का टीचर, इंग्लिश भी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है उसकी, है ना, स्पेलिंग इधर उधर मिस्टेक हो जाता है, हिंदी भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, और आप तो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपकी हिंदी तो अच्छी ही होगी। तो अगर गणित के टीचर से कहीं हिंदी थोड़ी बहुत गलत भी हो जा रही है तो उसे आप अपने हिसाब से सुधार लीजिएगा। वैसे मैं जितना हो सकता है मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं उतना शुद्ध लिखूं, है ना। नहीं तो बड़ी प्रचलन है इस समय, मैं देखता हूं कि अगर जैसे देखा जाए तो मजाक के लहजे में लिया जाए, बहुत से आजकल के एजुकेटर्स जो हैं, मैं देखता हूं कि जैसे बोर्ड पे आदमी कहीं पढ़ा रहा हो और गलती से कोई पॉइंट गलत भी लिख जाए तो लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे बहुत जबरदस्त अपलोड करते हैं। लेकिन अगर जो लोग अपलोड करते हैं, मैं उनसे यही, हमारी तो ऐसी घटना नहीं घटी है, जो लोग अपलोड करते हैं मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक बार वीडियोस भी उन टीचर्स एजुकेटर्स का देख लेना चाहिए। हो सकता है कोई बात वो समझाना चाह रहा हो, कभी कभी हम लोग गलत लिख के ही सही की तरफ समझाने का प्रयास करते हैं, तो उस पूरी वीडियो को और उस पूरे प्रकरण को देख लीजिए, और वास्तव में अगर ऐसी गलती कोई एजुकेटर्स कर रहा है तो हो सकता है बहुत चीजें हो, लेकिन इस जमाने में इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्मों से बहुत सी चीजें देखने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है, और मेरा तो प्रयास रहता है मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी और आप लोगों के साथ ऑनलाइन क्लासेस में भी हमेशा कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता हूं। ऑफलाइन क्लासेस में तो आप हमारे सामने होते हो, तो ये रहता है कि मैं आपसे ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे, क्योंकि मैं हमेशा जब भी घर से निकलता हूं तो मेरा एक ही ध्येय होता है कि आज मैं बच्चों से क्या सीखूंगा, या आज मैं अपने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में क्या सीखूंगा। पर डे मेरी यही अभिलाषा रहती है कि कुछ चीज मैं सीखूं, और मां शारदे से और भोले बाबा विश्वनाथ बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि जब तक ये शरीर हमारे साथ रहे, प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिले। जब तक हम सीखने की आदत में हैं तभी तक हमारा विकास होगा, नहीं तो जिस दिन हमने अपनी सीखने की आदत को छोड़ दिया उस दिन से हमारा प्रोग्रेस, हमारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो मेरे मित्रों, भाइयों, विद्यार्थियों, जो भी कहना है आपको कह सकते हैं, तो देख लीजिएगा जो भी चीजें आपके साथ अगर हो रही होंगी तो चीजें सही होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं आप सभी से कि योगात्मक प्रतिलोम जो होता है, जब दो संख्याओं का योगफल शून्य होता है तो उन्हें हम योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करूं आपसे कि योगात्मक प्रतिलोम का अगर कुछ एग्जाम्पल मुझे लेना है, तो मैं अगर आपसे कहूं कि ठीक है मेरे भाई 8, मैंने एक संख्या लिख ली आपसे और वो संख्या क्या दे दिया आपको, यहां पे एग्जाम्पल में मैंने लिया 8 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा, अगर मैं कहूं आपसे कि ठीक है 8 का
योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 8 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा, ध्यान दीजिएगा, 8 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा मेरे भाई वो हो जाएगा -8। ठीक है, हो सकता है मैं कहूं आपसे कि 4/7, ठीक है, 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो -4/7, या का दो -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो -3/4 का +3/4 योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम मेरे भाई ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट को आपकी एग्जामिनेशन अगर मैं बात करूं तो आपसे यूपी टेट में भी बहुत बार पूछा गया है इससे क्वेश्चन, है ना, सी टेट में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और सुपर टेट की जितनी भी एग्जाम हुई है वहां पे भी इसके अप्रोच मिलते हैं। एमपी टेट हो गया, राजस्थान की टेट की परीक्षा हो गई, हरियाणा की टेट की परीक्षा हो गई, हर जगह की परीक्षाओं में योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम से प्रश्न बनाए गए हैं, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आपको रखना है। सेम एज अगर मैं गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में चर्चा कर दूं, मैं आऊंगा योगात्मक प्रतिलोम में एक छोटी सी बात और आपको बतानी है, लेकिन इतना जानना है मेरे भाई कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में क्या जानना है, गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो मेरे भाइयों, गुणात्मक प्रतिलोम का जो पॉइंट होता है, जब दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, जब दो, इस पॉइंट को समझिएगा, जब दो संख्याओं का गुणनफल, इस पॉइंट को समझते चलिएगा, जब दो संख्याओं के गुणनफल का मान, है ना, जब दो संख्याओं के गुणनफल का मान, ठीक है, मान 1 प्राप्त हो, जब दो संख्याओं के गुणनफल का मान कितना प्राप्त हो भैया? 1 प्राप्त हो। गुणनफल का मान कितना प्राप्त हो? 1 प्राप्त हो। तो अगर 1 प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 प्राप्त होगा। जब दो संख्याओं के गुणनफल का मान कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो क्या होती है? संख्याएं गुणात्मक प्रतिलोम होती है। संख्याएं क्या होती है? संख्याएं, है ना, संख्याएं गुणात्मक प्रतिलोम होती है मेरे भाई, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, एक बेसिक पॉइंट से ही यहां पे क्वेश्चन बनते हैं, प्रतिलोम होती है। तो गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में आपसे चर्चा कर ली गई कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो गुणात्मक प्रतिलोम बना जब दो संख्याओं के गुणनफल का मान, जब दो संख्याओं के गुणनफल का मान 1 प्राप्त होता है तो संख्याएं क्या होती है? गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। संख्याओं को हम गुणात्मक प्रतिलोम के नाम से जानते हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम से हम चीजों को कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में हमारी और आपकी चर्चाएं बड़ी आसानी से होनी चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम को लेकर चलना चाहिए। जैसे मैं कहूं, इसी की बात कर दो आपसे कि 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है, तो 8 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वह होगा मेरे भाई 1/8। कितना होता है? 1/8। 8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो कितना होता है? 1/8। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया गया, आपसे एक छोटा सा प्रश्न ये पूछ लिया गया कि ठीक है भैया 1/5, ध्यान रखिएगा, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 1/5 का जब गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जाए ना, तो इसको इनवर्स बना दीजिए, सीधे लिख लीजिए 5/1। ठीक है ना, कितना? 5/1। या अगर आपसे पूछ लिया जाए 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 3/7 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वह कितना हो जाएगा? 7/3। मतलब पलट जाता है, रेशियोस के क्या होता है? पलट जाता है। या कह दे -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, तभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस कितना? 7/3। मतलब आपको ये देखना है, टेक्निकली आपको ये समझना है कि जब योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो केवल सिंबल बदल देना है। क्या कर देना है? सिंबल बदल देना है। और अगर आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो उसे पलट देना है, मतलब 1/, में कन्वर्ट कर देना है। जैसे 8 बना 1/8, 1/5 जो बना तो 1/5 है तो ये बन के आ जाएगा 5/1। 3/7 जो होगा वह क्या बन जाएगा? 7/3, और -3/7 बन जाएगा -7/3। इन यहां पे चीजें बदलती
नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम बना सकते हैं। तो दो चीजें हुई आपके पास, योगात्मक प्रतिलोम, है ना, आपसे यहां पे कहा गया योगात्मक प्रतिलोम और यहां पे कहा गया गुणात्मक प्रतिलोम, दोनों चीजें आपके लिए आसानी से बनी। एडिटिव इनवर्स की बात हुई और मल्टीप्लेटिव इनवर्स की बात होती है, ऐसे ही शब्द कुछ होगा उसका इंग्लिश वर्जन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये ध्यान रखिएगा। एक और बात मैं यहां से कहूंगा, दो पॉइंट हमें जाननी है। एक हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि योगात्मक तत्समक क्या होता है, एडिटिव, है ना, आइडेंटिटीज की बात की जाती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज की बात की जाती है। मतलब हमसे कहा जाता है कि योगात्मक तत्समक क्या होता है और गुणात्मक तत्समक क्या होता है। इस पॉइंट को भी जानना जरूरी है। इस क्वेश्चन के भी बारे में आपसे चर्चाएं एग्जामिनर ने की है। तो हम अगर बात करें आपसे कि भाई ठीक है, हमसे अगर पूछा जाए कि योगात्मक तत्समक क्या होता है, तो मेरे भाई अगर कभी भी ये प्रश्न आपसे पूछे कि योगात्मक तत्समक क्या होता है ना, तो योगात्मक तत्समक की अगर बात की जाए तो योगात्मक तत्समक का वैल्यू 0 होता है। योगात्मक तत्समक की अगर एग्जामिनर आपसे बात करता है तो योगात्मक तत्समक की वैल्यू जो होती है वह क्या होती है, 0 होती है। ये ध्यान रखिएगा, योगात्मक तत्समक की वैल्यू 0 होती है। योगात्मक तत्समक आपके पास 0 की बात करता है। जबकि अगर आपसे ये बात कह दिया जाए कि गुणात्मक तत्समक क्या होगा, एक पॉइंट ये भी आपके लिए बेटर रहेगा कि मेरे भाई गुणात्मक तत्समक क्या होगा। ठीक है, तो गुणात्मक तत्समक की अगर मैं बात करूं तो गुणात्मक तत्समक मेरे भाई जो होगा वह 1 होता है। तो योगात्मक तत्समक आप सबके पास 0 बताता है, जबकि गुणात्मक तत्समक आपके पास 1 बताता है। फिर मैं आप सबसे इस बात को प्रेफर करूंगा, योगात्मक तत्समक आपके पास 0 होगा, जबकि गुणात्मक तत्समक आपके पास 1 होगा। इस बात की चर्चा आपके लिए होनी चाहिए, इस बात से चीजें आसानी से बननी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अब एक और चीज की चर्चा आपसे करनी है, क्योंकि देखो यहां पे चीजें एकदम टुकड़ों टुकड़ों में सीख रही है। जितनी चीजें हम टुकड़ों टुकड़ों में सीखेंगे उतना ही हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, और एक एक चीजों को बना के चलेंगे, लेके चलेंगे एक लॉजिकल रूप में। कोई भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ता, हर एक सेक्शन की चर्चा मैं आपसे करूंगा। जानते हैं एक और क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों आपकी बात मैं करूं तो यूपी टेट वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं, है ना, सीटेट देखने वाले, सीटेट देने वाले, जिनका पेपर हाल ही में होने वाला है यूपी टेट और सीटेट वालों का, तो जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं और सुपर टेट के भी परीक्षार्थी इन सेक्शन को बहुत ही डेप्थ में पढ़े। यहां से क्वेश्चंस मिलते हैं आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन से बन जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। इनका आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक अच्छे लेवल से एक नोट्स बनाइए और देखिए सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही अच्छे लेवल पे मिलेंगे। हर एक चीज की मैं चर्चा आपसे करता हूं कि कोई भी शिक्षक भर्ती का परीक्षार्थी अगर मैथमेटिक्स के इतनी चीजों को तैयार कर लेता है तो मुझे नहीं लगता कि उसे बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो अगर हम आगे चलना, अब आगे देखिए, जैसे हमसे कुछ ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, अगर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें तो संख्या पद्धति में अगर बात किया जाए तो ध्यान देना, संख्या पद्धति की अगर बारे में बात किया जाए तो संख्या पद्धति की बात की जाए तो संख्या पद्धति में अंक फिक्स होते हैं, है ना। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, एग्जामिनर आपसे प्रश्न भी पूछता है, एक अंकों की कुल संख्या, एक अंक की कुल संख्या, एक अंक की कुल संख्या, तो एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है। तो मेरे भाई एक अंक की जो कुल संख्या होती है, शायद आपको पता होगा एक अंक की संख्या मात्र 9 होती है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा 1 डिजिट के नंबर आप देखते हो कहीं? हमें तो नहीं लगता कि इसके अलावा आप 1 डिजिट के नंबर कहीं पे देखते हो। हम हमेशा देखते हैं कि 1 डिजिट के जो नंबरों की संख्या होती है वह टोटल कितनी होती है? 9 होती है। तो एक अंक की संख्या, अगर हम संख्या पद्धति की बात करें तो एक अंकों की जो टोटल संख्या होती है वह कितनी होती है? तो 9 होती है। यही बात की अगर चर्चा मैं फिर आपसे यहाँ पे कर डालूं कि ठीक है भैया, एक अंक की संख्या तो आपने बता दिया कि 9 होती है, लेकिन थोड़ा सा अगर समय आपसे मैं ले लूं और पूछूं कि ठीक है, तो 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है? 2 अंक की 2 अंक की, है ना, कुल संख्या। तो मेरे भाई 2 अंक की टोटल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 2 अंक की शुरुआत जो होती है वह 10 से होती है। 2 अंक की शुरुआत कहां से होती है? 10 से। और एंड कहां होती है? 99 पे। कहां होती है? 99 पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंक की टोटल कितनी संख्या होती है, तो मैं एक बात यहां पे बताऊंगा, 10 से लेकर 99 तक गिनना है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 99 में से मुझे 9 घटा देनी चाहिए। मतलब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा देनी चाहिए। मुझे पता चल जाएगा कि 2 अंक की टोटल कितनी संख्या है। तो टोटल कितनी संख्या है? 90। क्योंकि 10 से लेकर 99, या ऐसे सोचो 1 से लेकर 99 तक टोटल कितनी गिनती लिखते हैं? तो 1 से लेकर 99 तक टोटल 99 गिनती लिखते हैं। अर्थात जिसमें 1 से लेकर 9 तक जो होता है वह कौन होता है भैया? 1 से लेकर 9 तक वह 1 अंक की संख्या होती है। तो उन्हें हटाना पड़ेगा। मतलब 2 अंक की टोटल कितनी संख्या बन गई? तो 90 बन गई। कितनी बन गई? 90। तो आपने देखा कि अगर 2 अंक की बात की गई तो 2 अंक की कुल कितनी संख्या बन गई? 90। इसके पहले एक और पॉइंट मैं बता दे रहा हूं यहां पे, वैसे बहुत लोगों को पता होगा, है ना। जैसे इसको मुहजबानी ही समझ लीजिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। उसी तरह एक अंक की सबसे छोटी मैं ऐसे लिख रहा हूं, छोटी, है ना, और बड़ी। ये बात आपको थोड़ा सा सीखना है। आप जानते हो कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी कितनी होती है? 9 होती है। उसी तरह एक अंक की सबसे छोटी और बड़ी हो गया। 2 अंक की सबसे छोटी 10 होती है, सबसे बड़ी 99 होती है। 3 अंक की सबसे छोटी 100 होती है और सबसे बड़ी 999 होती है। 4 अंक की सबसे छोटी 1000 होती है, यहाँ पे 9 4 टाइम्स होता है। मतलब जितने अंक में बड़ी पूछे उतने 9 हो जाते हैं और जितने की छोटी पूछे उतने पे रख के मतलब डिजिट बन जाते हैं। जैसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 पे 4 जीरो, और अगर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 पे मतलब कितने 9? 5 9। मतलब इतना तो यूपी टेट की परीक्षा देने वाला, सी टेट की परीक्षा देने वाला विद्यार्थी इतना तो जानता ही होगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक अंक की टोटल कितनी संख्याएं होती हैं? तो एक अंक की मात्र 9 संख्याएं होती, इससे ज्यादा नहीं होती। इसी तरह 2 अंक की टोटल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 2 अंक की टोटल 90 संख्याएं होती हैं। अगर इसी पे और चर्चाएं हमारी की जाए तो अगर मैं बात करूं आपसे कि 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो 3 अंक की कुल संख्या, तो ध्यान दीजिएगा 3 अंक की जो टोटल संख्या बनेगी मेरे भाई वह 900 बनेगी। कितनी बनेगी? 900 बनेगी। क्योंकि जानते हैं अगर आप टेक्निकल सोचे 3 अंक कहां से शुरुआत होता है? तो 100 से लेकर 999 तक। मतलब अगर आपको एक अंक की संख्या देखनी है तो टोटल 9 होती है। अगर हमको 2 अंक की संख्या देखनी है तो देखिए 99 में से 9 घटा दीजिए, 2 अंक की 90 हो जाएगी। 3 अंक की टोटल के लिए इसको घटा दीजिए, 900 हो जाएगा। 4 अंक के लिए इसको घटा दीजिए, 9000 हो जाएगा। मतलब जितने अंक को आपको निकालने हैं उतने निकाल सकते हैं। या एक और बात मैं कह दूं, अगर इस पॉइंट से देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि संख्या पद्धति में पूछता है आपसे प्रश्न कि n अंकों की, ध्यान दीजिएगा, n अंकों की
n अंकों की कुल, ध्यान से पॉइंट समझिएगा, n अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। आप इस बात को समझिएगा, n अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। इस बात के लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा। तो देखिए, आपसे कहा गया कि n अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो मेरे भाई, अगर मैं n अंकों की टोटल संख्याओं की बात करूं, देखो कि n अंक की टोटल कितनी संख्या बनेगी, n अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं, कैसे इसे फ्रेम करना है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात सिखाना चाहूंगा। आप सीधे लिखा करिए 9 इंटू 10 की पावर n-1, ये सबसे सुपीरियर है। अगर आपने इस पॉइंट को लिख लिया तो फिर कोई गलती होने की संभावना ही नहीं बनेगी। इसको आप फ्रेम कर लीजिए। तो 9 अंक की, सॉरी, n अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, सबसे बेस्ट होगा 9 इंटू 10 की पावर n-1, और कभी गलती नहीं होगी। जैसे आपसे पूछा गया कि एक अंक की कुल कितनी संख्या होगी, तो आपको लिखना क्या था, 9 इंटू 10 की पावर 1-1। तो अभी कुछ देर पहले हमने बात आपसे कही थी, यहां पे ना एक अंक की कितनी संख्याएं हो गई ना, है ना, मतलब आपसे मैंने लिखा है 9 इंटू 10 की पावर n- कितना 1। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करें तो हमारा हो जाएगा, एक अंक की कुल कितनी संख्या है, हमने रखा है 9 गुणे 10 की पावर 1-1। तो किसी भी संख्या की पावर, अगर 10 की पावर 1-1 लिखा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 9 इंटू 1 9 मिल जाएगा। अगर मैं कहूं आपके पास दो अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो मैं लिखूंगा 9 इंटू 10 की पावर 2-1। तो 2 में से 1 गया 1, मतलब कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। वैसे यहां पे रफ वर्क में करा ही दे रहा हूं। अगर मुझसे पूछा कि ठीक है दो अंक की टोटल संख्या कितनी होगी, तो मैं लिखूंगा 9 इंटू 10 की पावर 2-1 मिला 9 इंटू 10, मतलब कितना 90। अगर एग्जामिनर पूछता है कि 3 अंक की टोटल कितनी संख्या होगी, तो 9 इंटू 10 की पावर 3-1, मतलब मेरे भाई 9 इंटू 10 का स्क्वायर 9 गुणे 100, मतलब कितना 900, कितना 900। तो अगर आपसे पूछा है n अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी, तो ये सबसे बेस्ट होता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ देता है, मेरे भाई एग्जामिनर ऐसा प्रश्न पूछता है 10 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, बवाल देखो, 10 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, ठीक है, 10 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो मेरे भाई 10 अंकों की जो टोटल संख्याएं होती हैं उसे आप लिखोगे 9 इंटू 10 की पावर 9। 9 इंटू, क्योंकि 10 में से एक गया आपके पास मिल जाएगा। तो ऐसी चीजों से हमें 10 अंकों की टोटल संख्याओं के बारे में पता चलेगा और हम इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं, एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं। ये अब हमको पढ़ना है आपके लिए स्थानीय मान, और एक पॉइंट होता है ना, जातीय मान, ठीक है, स्थानीय मान, जातीय मान, या आजकल एक शब्द और यूज किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं अंकित मान। कितना, अंकित मान। और केवल हम स्थानीय मान केवल इसी का नहीं पढ़ेंगे, हम मेरे भाइयों दशमलव से रिलेटेड भी स्थानीय मान पढ़ेंगे, जो आपकी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। कहा जाता है दशांक, है ना, आपसे पूछा जाता है शतांक, आपसे पूछा जाता है सहस्त्रांक, ठीक है। तो अगली क्लासेस में हम सीखेंगे कि कैसे हमें स्थानीय मान निकालना है, जातीय मान निकालना है, अंकित मान निकालना है, दशांक निकालना है, शतांक निकालना है, सहस्त्रांक निकालना है। इन सभी की चर्चाएं मैं अगली क्लासेस में करूंगा। तो मेरा अगला टॉपिक होगा विद इन नंबर सिस्टम से रिलेटेड, है ना, नंबर सिस्टम से रिलेटेड हम बात करेंगे इन सेक्शनों की, इनके क्वेश्चंसों के साथ मैं आपसे चर्चाएं करूंगा और नंबर सिस्टम की इसी प्रक्रिया को बढ़ाते चलूंगा। बहुत जल्दी इसी वीक में मैं आपके पास नंबर सिस्टम के
बहुत से अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उन सब क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे और उस सीरीज से एक भी क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका होगा उस क्लासेस को ज्वाइन करने का। तो इधर थ्योरेटिकल क्लासेस चल रही हैं, मैं इसी क्लास में घोषणा करूंगा कि किस दिन मैं नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेके आ रहा हूं, जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए रामबाण साबित होगी। जय हिंद।